गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे आज, लेकिन इस चैप्टर के अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक बार फिर याद करना है कि हमने पिछले पीरियड में क्या पढ़ा था। टाइटल देख के आपको याद आ गया होगा, हमने पिछले पीरियड में परिनालिका के बारे में पढ़ा था और हमें ये पता चला था कि अगर किसी परिनालिका को हम किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो उस परिनालिका में या उस परिनालिका का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात की गणना करना बाकी था कि एक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए कैसे हम निकालेंगे। पिछले पीरियड में हमने ये देखा था कि जब हम एक किसी खोखले पाइप के ऊपर किसी तार को, जो चालक तार होता है, जो विद्युत रोधी पदार्थ लगा हुआ होता है, उसके पास पास फेरे लपेट करके ऐसी कुंडली बना देते हैं जो पाइप के ऊपर लिपटी होती है, और जब हम उस कुंडली के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं, अर्थात हम उसमें विद्युत प्रवाह करते हैं, तो हमने क्या पाया था कि ऐसी स्थिति में उस कुंडली के आसपास, या जिसका नाम होता है परिनालिका, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने ये इतनी जानकारी पिछली कक्षा में, पिछले पीरियड में ले चुके थे, लेकिन हमारा एक काम बाकी था कि ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसका परिमाण कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक ऐसी परिनालिका की बात कर रहे हैं जो बहुत लंबी है, और ऐसी स्थिति में उसमें एम्पियर का जो लूप है या एम्पियर पाश है वो कैसा बनेगा, और उसके माध्यम से फिर हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी B की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए परिनालिका में एम्पियर का पाश या एम्पियर का लूप कैसे बनेगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम बहुत लंबी परिनालिका लेते हैं तो उसका पटल आपको कल्पना करना होगा कि ऐसा हो सकता है जिसके अंदर के हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र है और बाहर के हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन वो बहुत ही दुर्बल है। तो कहने का मतलब हम ये बात गणना द्वारा प्राप्त करेंगे कि परिनालिका के भीतर कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। इसी डायग्राम के साथ एक डायग्राम आपने देखा था बाजू में इसके जो बना है, जिसमें हमने देखा था कि परिनालिका के भीतर बिंदु P कहीं पर है और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए। ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये अत्यधिक लंबी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए हमने क्या किया है, एक आयताकार एम्पियर पाश यहाँ पर बनाया है। आपको पहले इस चित्र को समझ लेना है, इसमें है क्या एक्चुअल में। इस चित्र में हमने दिखाया क्या है, देखिए इसमें जितनी बातें यहाँ पर प्रदर्शित है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले ये जो लंबी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र हमने दिखाने के लिए यहाँ पर इस चित्र को बनाया, तो आपको यहाँ कहीं परिनालिका नहीं दिख रही होगी, है ना। परिनालिका के अंदर जब हम मान लीजिए ये परिनालिका है, इसके अंदर की बात करेंगे तो सामने से ये जो पटल है ये ऐसा ही दिखेगा। अब हम देखते हैं कि इसके भीतर कुछ नीली रेखाएं खींची हुई हैं जो यहाँ वेक्टर B को दिखा रही है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है ये समांतर है, ये रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ हमको ये पता है कि परिनालिका है तो इसमें तार के फेरे हैं, तार लिपटा हुआ है, तो तार के फेरे के कारण जो तार में विद्युत प्रवाहित हो रही वहां चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यहाँ नीचे वाले हिस्से में आप देखिए इस पट्टी में क्रॉस लगे हुए हैं सारे। क्रॉस का मीनिंग आपको मालूम है कि उस तल के अंदर की तरफ जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, और वहीं पर यहाँ देखिए ऊपर डॉट लगे हुए हैं सारे। ये डॉट क्या बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल से अंदर से बाहर की ओर है।
ठीक है। तो ये ऐसा घूमते जा रहा है, तारों का जो फेरे हैं वो इस तरह से बने हुए। हमने इसके अंदर की बात को देखना है, इसलिए हम इसके अंदर का डायग्राम यहाँ पर बनाकर देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बातें हो गई। इसके अलावा एम्पियर के नियम का उपयोग करते करते हम ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड रूल से दिखाई जा रही है। देखिए दक्षिण हस्त नियम द्वारा अंगूठे की दिशा आपको दिख रही है, अंगूठा यही एक दिशा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। साथ ही साथ अब हमको देखना है कैसे हम इसमें इस क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करें। इसके लिए, इस गणना को करने के लिए यहाँ पर h चौड़ाई का एक एम्पियर पाश हम देखते हैं, जिसका नाम अगर हम देखें तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, एरो से पता चल रहा है। स्टार्ट करेंगे ए से, A B C D A, ये एक एम्पियर पाश बन गया है। ये बिंदु की डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, इसमें एरो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है h। साथ ही साथ एक बिंदु और यहाँ पर दिख रहा है, वो है बिंदु Q, जो कि परिनालिका के बाहर है। वहां भी हम देखेंगे कि क्या वहां चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जो एम्पियर पाश यहाँ पर बना हुआ है इसके बारे में विचार करते हैं। तो सबसे पहले इसकी चारों भुजाओं के अनुदिश हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। सबसे पहले मैं उन क्षेत्रों को बताऊंगा जिनकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र नहीं है या शून्य है। जैसे हम बात करें परिनालिका के बाहर, हमें मालूम है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है या शून्य होता है, या जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये CD है, ये CD वाला जो पोर्शन है, ये जो लंबाई है एम्पियर पाश की, इसके सापेक्ष इसके अनुदिश यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनुप्रस्थ हिस्से हैं इस पाश के, एक है DA और एक है BC। DA और BC के अनुदिश या इनके सापेक्ष भी हम चुंबकीय क्षेत्र को शून्य पाते हैं। वो कैसे? उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और हमने एक समीकरण देखा था, वेक्टर B या BL इज इक्वल टू μ0I, जिसमें हमने यहाँ IE लिखा होगा, जिसमें हमने वेक्टर के फॉर्म में अगर लिया तो वेक्टर B डॉट वेक्टर L लिया था, और इसका हमने परिमाण निकाला था, वो आया था BL cos थीटा, इसके इक्वल आया। अब यहाँ पर जो थीटा है, इसके आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि BC और DA, एक BC भुजा और एक DA भुजा, इन दोनों के लिए थीटा का मान यहाँ पर है 90 अंश। इन दोनों के लिए थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री। अभिलंबवत दिख रहा है आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, उसके अभिलंबवत है दोनों भुजाएं। तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर cos 90 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा BL cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। सो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा BL इंटू 0, और ये पूरा हो जाएगा 0। तो हमें ये पता चला कि 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं है या शून्य है। तो बचता है कौन सा क्षेत्र फिर? केवल एक, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है AB। इस AB की लंबाई हमने कितनी लिया है h। इसके लिए जब हम गणना करेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। एम्पियर के परिपथी नियम में जो पाश होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, अच्छा एक और चीज यहाँ पर है कि यहाँ प्रवाहित होने वाली धारा को हम I से दिखा रहे हैं। धारा I इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, लेकिन वो धारा I का हर फेरे के लिए हमको कैलकुलेशन करना होगा, तो उसको हम IE नाम देते हैं। देखो यहाँ पर अभी कहीं उसके बारे में दिया होगा, मान लीजिए AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है। इस प्रकार एम्पियर पास की प्रासंगिक लंबाई जो हो गई है यहाँ पर, जो L हम लेते हैं वो यहाँ हमने H दिया है। मान लीजिए प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है। हर एकांक लंबाई पर मान लीजिए n फेरे हैं उस परिनालिका में, हर एकांक लंबाई पर मान लीजिए n फेरे हैं। तो ऐसी स्थिति में फेरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी n इंटू लंबाई h, ये फेरों की संख्या हो गई NH। साथ ही साथ जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पूरे परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ। लेकिन अगर हम बात यहाँ परिबद्ध विद्युत धारा की करें तो परिबद्ध विद्युत धारा मतलब केवल उतना जितने आपके फेरों वाला क्षेत्र है कुंडली के। तो उस परिबद्ध क्षेत्र में विद्युत धारा को हम बता रहे हैं IE से
जो कि होगी I इंटू NH के इक्वल, ये कहलाएगी परिबद्ध धारा। देखिए आप यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, परिपथ की धारा I, परिपथ की धारा I, परिबद्ध धारा IE, और IE की बात जब आएगी तो I में मल्टीप्लाई करना आपको NH का, ठीक है। अब एम्पियर का परिपथी नियम लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल टू म्यू 0 IE, अब L की जगह H रख दीजिए, तो BH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 IE का भी मान रख देंगे तो I NH, ये बन जाएगा। दोनों साइड से H कैंसिल हो जाएगा, आपका ये चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल गया B इज इक्वल टू म्यू 0 NI। तो ये हम स्पष्ट कर चुके हैं यहाँ कि इस तरह से किसी सोलेनॉइड या परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है B, इस मान को प्राप्त करने के लिए हमको किस पर निर्भर रहना होगा, म्यू 0 NI। क्या मतलब हुआ इसका, सीधे सीधे यहाँ पर परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन तीनों राशियों के अनुक्रमानुपाती है, तीनों नहीं, दो राशियों के एक नियतांक है। अगर हम म्यू 0 को हटा देंगे तो B समानुपाती NI हो जाएगा, म्यू 0 तो नियतांक है, निर्वात की चुंबकशीलता हमने पढ़ा था इससे पहले, तो अगर म्यू 0 हटता है तो B समानुपाती NI हो जाएगा। B समानुपाती NI का मीनिंग क्या हो गया कि परिनालिका में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिनालिका में जो फेरे लपेटे गए हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है, n पर, अर्थात अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर किसी परिनालिका में आपसे कहा जाए कि फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए, n का मान बढ़ा दीजिए, तो इसका मतलब हमने B का मान में वृद्धि करने के लिए ये काम किया। या उसको दूसरी तरफ से ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी परिनालिका से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो राशियां उसके समानुपाती है उनको बढ़ा देंगे, या तो हम फेरों की संख्या बढ़ा दें तो परिमाण बढ़ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, ज्यादा फेरे कर दें हम परिनालिका में, या I अर्थात उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण बढ़ा दें। पहले मान लीजिए 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, हमने उसको बढ़ा दिया। इन दोनों ही परिस्थितियों में परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो है म्यू 0 नियतांक, ये निर्वात में चुंबकशीलता है। यानी अभी एक संभावना और है कि यदि हम परिनालिका में किसी ऐसे पदार्थ को उस खाली जगह में रख दें, ये निर्वात की बात हो रही है ना म्यू 0, यानी कि म्यू 0 की जगह पर हम कोई एक नर्म लोहे का क्रोड डाल देते हैं, तो क्या होगा, यही चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो बहुत प्रबल हो जाएगा, बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग परिनालिका से बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए हैं और परिनालिका के माध्यम से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया है, और इसके लिए बहुत छोटा सा ही संबंध भी आ गया है। आपको ये भी पता चल गया है कि किसी परिनालिका से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र किन दो कारकों पर निर्भर करता है या किन तीन राशियों के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो आप बता सकते हैं। हमने शुरू में ही देखा था जब हम इस अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे, तो इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी, वो थी टॉरॉइड। परिनालिका का ही एक स्वरूप बदला हुआ उपाय है, उसको कहते हैं टॉरॉइड, और दोनों का उद्देश्य है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो अगला टॉपिक हमारा है टॉरॉइड का, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए कैसा होता है टॉरॉइड। यहां पर जो चित्र दिख रहा है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है ना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टॉरॉइड कैसे आया, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक परिनालिका अगर हमारे पास ऐसी है
जिसको मोड़ करके हम उसके दोनों सिरे मिला दें, क्योंकि परिनालिका तो तार उसमें लपटा ही हुआ होगा। अगर हम दोनों सिरे मिला दें तो वो जो एक सर्कुलर आकृति बनती है, एक वृत्ताकार संरचना बनती है जो कि परिनालिका से ही बनी है, वो कहलाती है टॉरॉइड। अब देखना यह है कैसे बनती है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक परिनालिका देखिए मैंने बनाया है अपने आप। क्यों हंसी आ रही है आपको? अरे ये पाइप से बना सकते हैं भाई, ऐसे ही देखो, ये तार के फेरे हमने लपेटी, ये बहुत लंबा पाइप है इसलिए थोड़ा सा मेरे पास तार कम है, कोई बात नहीं, ज़्यादा तार आप लोग लेके बना सकते हैं। देखो मैंने तार के फेरे लपेट दिया इसमें। अब ये इसमें पूरे में अगर तार के फेरे लपेट जाएंगे तो एक बहुत लंबी परिनालिका बन जाएगी। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है ये परिनालिका आपको दी जा रही है, आप इसका टॉरॉइड बनाइए। आप क्या करेंगे, इसके दोनों सिरे मिला दें। ये खाली जगह में सारे में तार लगता है, ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ तार हमारे पास नहीं, छोटा है तार। ठीक है, क्या किया आपने, एक परिनालिका पे दोनों सिरों को जोड़ा तो एक नई युक्ति बन गई जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए, क्या नाम है इसका? अरे इतनी देर लग रही है बताने में, चलिए तो खुद सुनिए। It's bent in the form of a circle and its two ends are connected. ये इसको जोड़ के बनाया है, देखिए ये दोनों सिरे निकले हैं इसके। ठीक है, तो ये है आपका टॉरॉइड। ये टॉरॉइड भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस टॉरॉइड में अब जैसा हमने परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाला था, ये हमको देखना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मिलेगा, वो कैलकुलेशन आप हमको करना होगा। उसके लिए यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसके अनुप्रस्थ काट पर अंदर की तरफ का देखना चाहे दृश्य तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ग्रीन डॉट से दिख रहा है आपको। ये देखो विद्युत धारा की तीर दिख रहा है, एरो दिख रहा है, ये बाहर आ रही है, यहाँ से धारा अंदर प्रवेश कर रही है, पूरे फेरों में घूम करके वापस आ रही। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि टॉरॉइड में कैसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वही चीज यहाँ पर है अपने सामने। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर ये दो आकृतियां क्या बता रही। अभी आज मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि टॉरॉइड कैसे काम करता है और टॉरॉइड में होता क्या है। परिनालिका को अगर घुमा करके वृत्ताकार बना दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो बिंदु दिख रहे हैं Q एंड P, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ये आपको टॉरॉइड का जो तार है इसमें विद्युत धारा I के प्रवाह की दिशा दिख रही है और यहाँ से वापस दिख रही है। यहाँ पर एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा इस जगह पर, दिख रहा है यहाँ पर वेक्टर भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ अंदर की तरफ कैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा इस बात को हम समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। ये क्या है, उसी टॉरॉइड का जिसको आप बाहर से देख रहे थे उसको बीच से खड़ा काट दिया गया, अनुप्रस्थ काट जिसको बोलते हैं। तो अंदर का दृश्य ऐसा हो। अब यहाँ पर देखो वही P बिंदु फिर यहाँ आ गया, ये टॉरॉइड के खाली क्षेत्र में है और वही Q बिंदु यहाँ बाहर की तरफ है। ये दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, जीरो होगा। आप समझेंगे, आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से देख रहे हैं ये एम्पियर पाश है, वृत्ताकार एम्पियर पाश है। कितने हैं देखिए, 3 है। एक ये है जिसकी त्रिज्या R1 दिया है, एक ये है जिसकी त्रिज्या R2 दिया है और एक ये है थर्ड वन, इसकी त्रिज्या है R3। अलग अलग त्रिज्याओं के ये वृत्ताकार पाश हैं, एम्पियर पाश। इनमें से जैसा कि हमको पहले से मालूम है Q और P में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। कैसे शून्य होगा वो हम सूत्र द्वारा देख सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होगा, ये यहाँ S लिखा हुआ है, देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये टॉरॉइड के अंदर वाले क्षेत्र में आ रहा है। ये दोनों बाहर आ रहे हैं, बहुत साधारण सी बात है। तो इस तरह टॉरॉइड के इस बिंदु S पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा और उसकी गणना हमको बहुत आसानी से उसी सूत्र से मिल जाती है।
बस इसमें देखना है परिवर्त विद्युत धारा I का मान टोरॉइडी कुंडली के एन फेरो के लिए Ni है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो रिजल्ट होगा टोरॉइड से मिलने वाला वो क्या होगा। देखिए बी, हम यहाँ पर बी एल लिखते थे, एल जो लंबाई लेते थे परिनालिका की, अब वो लंबाई घूम करके क्या बन गई, परिधि बन गई। परिधि बन गई तो अब उसका नाम हो गया 2πr, क्योंकि त्रिज्या उसकी r है मान लीजिए। तो b इंटू एल की जगह b इंटू 2πr μ0 Ni हो गया, या b इज इक्वल टू μ0 Ni अपॉन 2πr। ये आपका टोरॉइड से मिलने वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिखा रहा है। इस तरह से हम अगर इसके टोरॉइड की औसत त्रिज्या को r लें और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n लें, उसको प्रतिस्थापित करें, तो कैपिटल N की जगह पर हम 2πrn लिखेंगे, यानी टोरॉइड की औसत परिधि इंटू प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या। तो कहने का मतलब कैपिटल N की जगह पर 2πrn जब आप यहाँ रखेंगे तो ये 2πr कैंसिल हो जाएगा। जो परिनालिका का परिमाण हमको मिला था चुंबकीय क्षेत्र का, वही हमको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों ही युक्तियां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसी पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है चुंबकीय परिरोधन का, वो आप लोग पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।